तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। आपको एक सर्कुलर करंट लूप दे रखा है और उसकी एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लूप। यहाँ पे जैसे कि एक लूप दिखा रखा है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये जो एक्सिस वाली लाइन है ये इस लूप के जिस पोर्शन के ऊपर से जाएगी वो हमेशा पीछे की तरफ माना जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ नहीं करी है इस जगह पे, इसका मतलब ये वाला सिरा आगे निकला हुआ मानेंगे। जिस पोर्शन के ऊपर से ये एक्सिस वाली लाइन जाती है ना, ये सिंबल याद रखना है, उसको हमेशा पीछे माना जाएगा और दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको हम आगे निकला हुआ मानेंगे। अब मान लो कि इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? जो भी पर्सन इधर से देख रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। यानी कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा और ये जो सामने वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा होगा। इस तरीके से करंट इसमें दिखाई देगा। समझ में आया क्या? ये वाला हिस्सा किधर है? पीछे की तरफ है, ये वाला हिस्सा आगे निकला हुआ है और बोर्ड के परपेंडिकुलर ये ऐसे रखा हुआ है लूप। तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें करंट जाना चाहिए ऊपर और सामने वाला जो हिस्सा है उसमें करंट आना चाहिए नीचे, तभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हमको इस लूप के सेंटर से किसी x डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट दे रखा है। मान लो ये पॉइंट है P जो कि x दूरी के ऊपर है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो इसकी रेडियस है a। अब हम इसके लिए बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? कोई भी करंट एलिमेंट हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखना पड़ेगा डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो डीएल क्रॉस आर केप की जो भी डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे ये जो डीएल क्रॉस आर केप लिखा हुआ है इसकी जो भी डायरेक्शन आएगी वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो उसकी पहली स्टेप ये होती है कि जिस वायर के ऊपर या जिस लूप के ऊपर या जैसा भी आपको वायर दे रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लूप की शेप में भी हो सकता है, उसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करो। क्या एज्यूम करना है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम करना है इस लूप के ऊपर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का। ये कोई डीएल लेंथ का मैंने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? तो आपको बताया था करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा इस एलिमेंट में उसी डायरेक्शन में आपको करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो आप इधर से देख रहे हो इसको, आपको ऊपर वाले पोर्शन से करंट बाहर आता हुआ दिखेगा क्योंकि इस लूप में करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये जो ऊपर आपने एलिमेंट लिया है इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। अगर इतना सा एलिमेंट देखा जाए तो उस एलिमेंट में करंट आउटवर्ड जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम एक एरो का सिंबल इसके ऊपर लगा देते हैं और याद रखना है कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो इस बोर्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानी जाएगी। किधर मानना है इसको? आउटवर्ड डायरेक्शन में इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। अब आपको इस एलिमेंट के सेंटर से सेकंड स्टेप में एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ आपको एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करना है। पोजीशन वेक्टर आर मतलब जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है करंट एलिमेंट की वजह से, हम एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला जो वेक्टर है इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है। और थर्ड स्टेप में ये करना है कि इस पोजीशन वेक्टर आर और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेक करना है। यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। आर वेक्टर किधर है? इस बोर्ड वाले प्लेन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? सोच के बताओ। यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर? आउटवर्ड है ना, और ये जो आर वेक्टर है इस बोर्ड वाले प्लेन में है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन और इस बोर्ड वाले प्लेन में ये जो आर वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। भाई इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखो, ये तो है आउटवर्ड, ऐसा आउटवर्ड है, आर वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 90 डिग्री तो बना। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री है। अब मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहा हूँ।
इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आएगा वो आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा कितना लेना है 90 डिग्री लेना है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब साइन 91 होता है तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल है एकदम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास निकल के आया है इसकी डायरेक्शन क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे इस करंट एलिमेंट की वजह से उसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो आपको डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो करंट की डायरेक्शन के अलोंग है, और आर केप किधर होगा तो ये जो आर वेक्टर है आर केप उसका यूनिट वेक्टर है, मतलब इसी डायरेक्शन में आर केप की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है। तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, आर केप की डायरेक्शन इधर होगी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो अब, और क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो ये मैंने आउटवर्ड ले ली डायरेक्शन। आर वेक्टर किधर है नीचे की तरफ ऐसे, तो ये आर वेक्टर हो गया। करंट एलिमेंट आउटवर्ड, आर वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। आपको क्या करना है डीएल क्रॉस आर करना है। ये डीएल की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो डीएल से आर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है तो थंब ऐसे टेढ़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, ये समझ रहे हो। ये जो प्लेन होगा ना जिस प्लेन में डीएल और आर वेक्टर होंगे इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये ऐसा करके इधर आएगा। आया समझ में। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर मिलेगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी, ठीक है। और ये एंगल कितना बनना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आता है। जैसे ये दो वेक्टर हमने कंसिडर किए ना, एक तो है डीएल एक है आर, तो ये जो प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे ऊपर आएगा, तो इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आएगा, इस वाले वेक्टर के भी वो परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऐसा होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है हमेशा उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आएगा ना वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, या वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर आएगा वो, ठीक है। चलिए जी डायरेक्शन हमको पता चल गई। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे जैसे हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ लिया है वैसा ही एक करंट एलिमेंट आपको इसी लूप के ऊपर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में लेना है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब है इस लूप का ये जो डायमीटर होगा, ये वाला डायमीटर, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये लो जी, ये जो डायमीटर होगा इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये करंट एलिमेंट एज्यूम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया है सेम उसी साइज का, बस नाम अलग रख रहा हूं, बाकी डीएल और डीएल डैश यहाँ पे बराबर ही है, उसी साइज का उसी लेंथ का एक स्मॉल करंट एलिमेंट आपको इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब इस डायमीटर के ऊपर जस्ट अपोजिट साइड में कंसिडर करना है, ठीक है। ये एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया। अब सोच के बताओ कि ये जो एलिमेंट है डीएल डैश, ये जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है डीएल डैश, इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब करंट किधर है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप के अंदर करंट फ्लो रहा है, ऊपर जो एलिमेंट था उसमें करंट आउटवर्ड जा रहा था, और यही करंट ऐसे घूम के नीचे वाले पोर्शन से इनवर्ट जा रहा होगा इस वाले एलिमेंट में। तो जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या माननी है आपको, इनवर्ड एज्यूम करनी है। किधर माननी है, इनवर्ड्स, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो एलिमेंट है इसके सेंटर से इस पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करना है। ये एलिमेंट का सेंटर है, इससे इस पॉइंट की तरफ हम एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये लो जी आर वेक्टर आ गया अपने पास में। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो आर वेक्टर है और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है जो कि इनवर्ड है उनके बीच का एंगल कितना है। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड, आर वेक्टर इस बोर्ड वाले प्लेन में, एंगल कितना होगा इनके बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीटा 90 था वैसे यहाँ पे भी थीटा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो यही लगाना है, बस डीएल की जगह क्या आ जाएगा डीएल डैश आ जाएगा। तो हम लिखेंगे डीबी डैश, डीबी डैश मतलब इस डीएल डैश एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड,
ये बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डैश साइन थीटा, इसके लिए भी 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और साइन 91 हो गया तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डैश अपॉन आर स्क्वायर। और एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे डीएल और डीएल डैश बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों फॉर्मूले से आप समझ सकते हो कि डीबी और डीबी डैश भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये चीज समझ में आ गई क्या? क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम ही है इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर। ठीक है, ये अपने पास में डीबी और डीबी डैश की वैल्यू आ गई। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डीएल डैश एलिमेंट का इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन बताओ। तरीका वही है, डीएल क्रॉस आर कैप, इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। जो डीएल डैश एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट इनवर्ड जा रहा है, तो डीएल डैश की डायरेक्शन इनवर्ड है, आर वेक्टर इधर है। तो बताओ डीएल क्रॉस आर करने पे डायरेक्शन किधर आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करने से डायरेक्शन किधर आएगी? देखो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, तो ये वाला जो पेन है ये बता रहा है डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये जो यहाँ पे पेन है ये बता रहा है आर केप की डायरेक्शन, है ना। आर केप किधर होगा, आर वेक्टर के अलोंग होगा। इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा, डीएल डैश इनवर्ड, आर वेक्टर या आर केप ऊपर की तरफ, इस तरीके से थोड़ा सा। और आपको क्या करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, मतलब डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को ऐसे घुमा के चेक करना है। तो थंब किधर गया, नीचे की तरफ गया, ऐसे नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, वो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, मतलब ये वाली जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर ही आएगा नीचे की तरफ, इस तरीके से। इसका नाम रख देते हैं डीबी डैश। ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। ये आया क्या समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता चल गई, इस पॉइंट के ऊपर इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, और नीचे वाला जो एलिमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे की तरफ होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स करूंगा। कंपोनेंट करने के लिए हम कुछ एंगल वगैरह एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये है फाई, ये कोई फाई एंगल है। अगर ये एंगल फाई है तो नीचे वाली साइड में ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है और नीचे वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो दोनों एक जैसे ही होंगे। अगर ऊपर एंगल फाई है तो नीचे भी फाई होगा। एक चीज सोच के बताओ, अब ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल हमने फाई एज्यूम किया है, तो ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये कितना होगा, यहां से यहां तक ये 90 माइनस फाई के बराबर होगा। ये और ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये एंगल फाई है, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस फाई। फिर ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल पूछा जाए तो कितना होगा, अगर ये 90 माइनस फाई है और टोटल एंगल 90 है तो ये कितना होगा, ये फाई के बराबर होगा। आया समझ में? ऐसे ही देखो ये फाई है, ये वाला एंगल 90 माइनस फाई होगा, और क्योंकि ये 90 माइनस फाई है ये वाला एंगल, तो ये कितना होना चाहिए, टोटल तो ये 90 है ना, यहां से लेके यहां तक, तो ये 90 माइनस फाई है, तो ये क्या होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए फाई। अब आप इजीली इनके कंपोनेंट कर सकते हो, डीबी और डीबी डैश के कंपोनेंट्स करने हैं। देखो कंपोनेंट कैसे किए जाएंगे, कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस होता है, दूसरे वाला साइन होता है। डीबी का फाई से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ वो होगा डीबी कॉस फाई, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है जो एक्सिस के अलोंग आएगा ये आएगा डीबी साइन फाई आएगा। ऐसे ही डीबी डैश के कंपोनेंट करो, इसका फाई से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी डैश कॉस फाई, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डीबी डैश साइन फाई आएगा। ये चीज समझ में आई क्या? कंपोनेंट करके क्यों हमने देखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट लेने की जरूरत क्या पड़ी? देखो कंपोनेंट इसलिए लिए जा रहे हैं, और ये दो एलिमेंट भी हमने इसलिए लिए हैं ताकि हमको एक चीज समझ में आए कि इस पॉइंट पे जब इन दोनों एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा तो क्या वो कंप्लीटली ऐड हो रहा है या फिर उनका कोई कंपोनेंट आपस में कैंसिल भी हो रहा है। तो जब हमने इनके कंपोनेंट करके देखे, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करके देखे, तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है या ऐसे बोल दो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। डीबी और डीबी डैश बराबर ही है, तो ये जो डीबी कॉस फाई है और ये जो डीबी डैश कॉस फाई है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बराबर होंगे, और अगर बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आपको मिला 0, इन दोनों कंपोनेंट्स का। और ये जो दोनों कंपोनेंट है ये देखो एक ही डायरेक्शन में है, एक्सिस के अलोंग है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है,
अब एक चीज और सोच के बताओ कि इस लूप के ऊपर जैसे हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं अभी, ऐसे कितने एलिमेंट्स ले सकते हो आप? इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। और वो जो आप एलिमेंट्स लोगे उनमें किसी भी डायमीटर के ऊपर जो दो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एक डायमीटर था इस लूप का, इसके ऊपर ये दो एलिमेंट्स हैं, तो इनका जब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है और एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऐसे जितने भी आप कंपोनेंट मतलब एलिमेंट्स लोगे इस लूप के ऊपर, उन सारे के सारे एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ऐड होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा पेयर के अंदर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक पेयर बना, ऐसे इसके ऊपर जितने भी आप एलिमेंट लोगे दो दो के पेयर बनेंगे। किसी भी डायमीटर के ऊपर दो एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे हमको एक एलिमेंट मिलता है इसके पेयर वाला, तो इन दोनों का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता और एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता? ऐड होता। तो हमको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई कि हमको सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पेयर में हमेशा कैंसिल होंगे। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो बस आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है। अब ये कंपोनेंट कितने होंगे? ये तो इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे। जैसे दो एलिमेंट लिए तो दो कंपोनेंट हमको मिले, ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे, है ना? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट अपने पास आएंगे। तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है? आपको ये जो कंपोनेंट है जितने भी, उन सबका इंटीग्रेशन करना है, उन सबको जोड़ना है। और इनफाइनाइट चीज़ों को ऐड करने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए मैं इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं किसको ऐड करूंगा? डीबी साइन फाई को ऐड करूंगा। ये डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, डीबी डबल डैश साइन फाई, ऐसे कितने भी एलिमेंट्स ले लो, वो सब मैग्नीट्यूड में बराबर ही आएंगे, क्योंकि ये एंगल सबके लिए बराबर होगा। और जो डीएल डीएल डैश है, इन सब एलिमेंट की लेंथ भी हम बराबर लेंगे, इसलिए हर एक जो कंपोनेंट है वो आपस में बराबर ही होगा और एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए उसको ऐड कर लेंगे हम। तो आपको इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं ऐसे छोटे छोटे, और इनफाइनाइट चीज़ों को एडिशन के लिए हमेशा हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। ये चीज़ समझ में आई क्या? इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है, किसी ये तो दो एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2dB साइन फाई, हमको उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये दो एलिमेंट ही थोड़ी हैं, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे लूप के ऊपर? इनफाइनाइट होंगे, सबको जोड़ना है। तो आपको साइन वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? इन दो को नहीं, ऐसे जितने भी हैं सबको जोड़ना है, इसलिए डीबी साइन फाई का ही इंटीग्रेशन होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए मैं डीबी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, डीबी और डीबी डैश बराबर ही होंगे। डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब जो चीजें कांस्टेंट है उनको अलग कर लो, बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर दो। जैसे यहाँ पे देख के बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट, अलग कर दिया। करंट इन द लूप क्या है? कांस्टेंट, अलग कर दिया। आर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर एलिमेंट ले रहे हो तब भी उस पॉइंट से, मतलब उस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी आर आ रही है, नीचे एलिमेंट लोगे तब भी ये दूरी आर आएगी। लूप के ऊपर कहीं भी एलिमेंट ले लो, एक्सिस के ऊपर ये जो पी पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, लूप के किसी भी एलिमेंट की दूरी हमेशा आर ही आएगी, सेम ही आएगी। तो ये कांस्टेंट है एक तरह से। साइन फाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर एलिमेंट लिया तो एक्सिस से उस एलिमेंट का ये वाला जो एंगल बन रहा है ये फाई बन रहा है, नीचे एलिमेंट लिया तब भी एंगल फाई बना। तो चारों तरफ सिमेट्री की वजह से आप कहीं भी एलिमेंट ले लो, जब आप उस पॉइंट को, उस एलिमेंट को पॉइंट पी से मिलाओगे ऐसे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो फाई ही बनेगा, एक ही एंगल बनेगा चारों तरफ सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पे ये जो साइन फाई है ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? तो जैसे एक छोटा एलिमेंट लिया उसको डीएल बोला, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स है लूप के ऊपर, सबका टोटल कर लो। इंटीग्रेशन मतलब सबका टोटल हम लोग कर रहे हैं। तो बताओ टोटल कितना आएगा? डीएल 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 ऐसे सबको जोड़ो तो टोटल लेंथ कितनी आएगी? वो सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर। भाई आप कितने भी टुकड़े कर लो, इस लूप के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो वो तो सरकमफेरेंस ऑफ द लूप के बराबर ही आएगी ना लेंथ। और सरकमफेरेंस लूप की कितनी होगी? 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस। बस रेडियस को यहाँ पे ए से हमने डिनोट किया है
तो 2 पाई ए लिख देंगे उसको। बात समझ में आ गई क्या? तो आंसर क्या आएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इन टू साइन फाई। एक काम करते हैं, साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। साइन फाई क्या होगा देख के बताओ। यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साइन फाई क्या होगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, यानी कि आएगा साइन फाई ए बाई आर के बराबर आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? 2 पाई ए के बराबर होगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करोगे तो नीचे 2 बचेगा, 2 इंटू आर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, तो आर किसके बराबर होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जो हाइपोटेनियस है ये बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है सिंपली मैंने। तो ये जो आर है इधर लिख भी देता हूं, आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही हमने फाइंड कर लिया। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब r की वैल्यू क्या पुट करनी है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्या इसको? तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और उसकी भी पावर कितनी है? 3, क्योंकि r क्यूब था ना, तो पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज समझ में आई आपको? पावर 3/2 कैसे हुई? देखो ये r की वैल्यू है, r किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी बोल सकते हैं ना, तो आप r को लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। लेकिन यहाँ पे r क्यूब है, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और उसकी भी पावर 3। पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3/2 आएगा, इसलिए 3/2 लिखा जाएगा यहाँ पे। आया समझ में ये? ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे, ये तो सिंगल टर्न वाला लूप था। अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स होते तो हर एक टर्न, हर एक लूप इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता भाई। सारे के सारे टर्न एक जैसे ही तो होते। जैसे ये एक सिंगल टर्न है, इसकी जगह अगर 10 टर्न होते, इसमें वायर के 10 लूप होते, तो 10 का मैग्नेटिक फील्ड इससे 10 गुना आता। और अगर 20 टर्न होते तो 20 गुना आता। अगर n टर्न्स होते तो n टाइम्स ज्यादा आता। इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप दे रखे हो तो आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है? n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही लेना है, फिर n की वैल्यू 1 लेके सॉल्व कर देना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो वो फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लो। तो एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये अपना आंसर है। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो जब आप ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करोगे, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, डीबी डबल डैश साइन फाई, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सारे कंपोनेंट्स को जब एक्सिस के अलोंग ऐड करोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना इस पॉइंट के ऊपर, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने से इसी डायरेक्शन में आएगा। अब डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? अगर हमें लूप में करंट की डायरेक्शन पता हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? इसको देखो, इसके लिए भी हम एक रूल बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेट वायर के लिए हमने एक रूल बना रखा है कि वायर में जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड थंब को पॉइंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वायर में करंट होता है उस डायरेक्शन में अगर हम राइट हैंड थंब को पॉइंट करेंगे तो वायर के चारों तरफ फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। तो यहाँ पे लूप के लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही लगता है, लेकिन ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे अभी हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा और फिंगर्स क्या चीज बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उल्टा कर दो, लूप के लिए क्या करना है? जिस डायरेक्शन में करंट है उधर फिंगर्स को घुमा लो तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इसको भी हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। देखो लूप में करंट की डायरेक्शन क्या थी? एंटी क्लॉकवाइज थी।
तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाऊं, ऐसे चेक करूं, देखो तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आया ना। अगर इसी लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो मैं राइट हैंड फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, मैग्नेटिक फील्ड उधर आता, है ना। इस पॉइंट पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड उधर आता, ये बी इधर की बजाय हम इधर बनाते, फिर समझ में आया क्या। करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अगर सामने से देखने पे करंट की डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमा लो, थंब अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और अगर क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो फिंगर्स को, थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। आया क्या ये समझ में। इसके बाद में हम जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, हम इसका एक ग्राफ बना के देखेंगे। उस ग्राफ में हमको मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है एक्स के साथ में वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। देखो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस को। आपको पता है कि कोई भी लूप हो उसकी एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला अपने पास आया है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो कि अगर हमें लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, सपोज करो हमें ये लूप दे रखा है और हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो अगर ये पॉइंट यहां की बजाय सेंटर पे होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 0। भाई ये पॉइंट यहां पे है तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है x। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां पे होता तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो अभी हमने डिराइव किया था, ये इधर भी लिखा है हमने, इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा उसका फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये बनेगा a स्क्वायर पावर 3/2, और पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 2 इंटू 3/2 क्या बन जाएगा, a पावर 3। यह आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब ये कैंसिल करोगे तो नीचे एक a बचेगा। तो सेंटर पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये बराबर होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में, अच्छा ये 2b है, 2a के बराबर आएगा। कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a के बराबर आएगा। तो ये चीज हमको पता है। अब एक चीज और नोटिस करो कि कोई भी लूप हो उसके सेंटर से अगर हम दूरी बढ़ाते हैं पॉइंट की, मतलब सेंटर से दूर जाते हैं, तो x की वैल्यू बढ़ेगी और x की वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, लूप के सेंटर पे मिलेगा, है ना। लूप के सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 0, उस टाइम पे b आपको मैक्सिमम मिलेगा और कितना मिलेगा, जितना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर मिलेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ठीक है, आपकी ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। वैसे आपको बता देता हूँ, एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कंपैरिजन में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला है ना वो ज्यादा यूज होता है। तो सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिला, फिर सेंटर से दूर जाओगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लूप के सेंटर से चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ने से, एक्स की वैल्यू बढ़ने से बी की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब लूप के सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये आया समझ में। ग्राफ क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, सेंटर के ऊपर, लूप के सेंटर पे है। फिर सेंटर से चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है एकदम।